प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में लक्षद्वीप गए थे। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में बहुत सारी तस्वीरें भी शेयर की थी। इन तस्वीरों में लक्षद्वीप की खूबसूरती सबको दिखाई दी। उन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों को लगा कि लक्षद्वीप का साफ समंदर और वहां के खूबसूरत बीच की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके कोई भी स्टार जैसा महसूस कर सकता है। कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने लक्षद्वीप के सुंदर द्वीपों की तस्वीरें देखकर उसकी तुलना मालदीव से की थी। पीएम मोदी ने जब सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की अपनी यात्रा से जुड़ी तस्वीरें शेयर की तो उसके बाद गूगल पर लक्षद्वीप सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड बन गया। ट्रैवल बुकिंग साइट्स और ट्रैवल एजेंट से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ट्रैवल पैकेज के लिए बुकिंग में 3400% का इजाफा हुआ है। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां लक्षद्वीप को लेकर नए ट्रैवल प्लान और पैकेज बनाने पर विचार करने लगी हैं। जो लोग सुंदर बीचेस के लिए मालदीव्स जाने का प्लान कर रहे थे वो अब लक्षद्वीप अंडमान निकोबार का प्लान बनाने लगे हैं। एयरलाइंस और होटल कंपनियां नए पैकेज और ऑफर्स लाने की तैयारी कर रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील की थी। उन्होंने लोगों से भारत के ही किसी दूसरे शहर में डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करने की अपील की थी। उनकी अपील के बाद वेडिंग प्लानर्स भारत के अलग अलग शहरों में डेस्टिनेशन वेडिंग के अलग अलग प्लान बना रहे हैं। लक्षद्वीप जाना पीएम मोदी के उसी प्लान का हिस्सा है जिसके तहत लोगों को लक्षद्वीप के खूबसूरत बीचेस के बारे में पता चलेगा। बस यहीं से खूबसूरती को लेकर मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप की बहस छिड़ गई। इस बहस में मालदीव्स के कुछ मंत्रियों ने अपनी हदें पार कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर अपनी तरफ से कुछ ट्वीट किए जो काफी आपत्तिजनक थे। इन एक्स पोस्ट में कई बातें कही गई। इसमें पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए उनका मजाक उड़ाया गया। खुले में शौच जैसे मुद्दे को लेकर भारतीयों का मजाक उड़ाया गया। लक्षद्वीप की व्यवस्थाओं को लेकर भी भारत का मजाक उड़ाया गया। शायद मालदीव्स के मंत्रियों को नहीं पता है कि वो जिस देश और उसके प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं वो देश उनके मालदीव से छोटे से देश से कहीं ज्यादा बड़ा और विकसित और साथ ही मजबूत देश है। द्वीप समूहों वाला देश मालदीव्स के लोगों को और वहां की सरकार को पता होना चाहिए कि वो जिस भारत का मजाक उड़ा रहे हैं उस देश के मात्र एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल ही उनसे करीब 30 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर हम केवल टूरिज्म की ही बात करें तो मालदीव्स जैसे देश में केवल समंदर और उसके किनारे हैं। भारत आने वाले हर टूरिस्ट को खूबसूरत पहाड़ भी मिलते हैं, समंदर का किनारा भी मिलता है और रेगिस्तान का नजारा भी मिलता है। वैसे मालदीव्स और भारत के बीच कोई तुलना है ही नहीं। मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी का 25% सीधे तौर पर टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। अगर टूरिज्म से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ लें तो मालदीव्स की जीडीपी का 75% हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। मालदीव्स में मिलने वाली 70% नौकरियां टूरिज्म इंडस्ट्री से ही आती हैं। मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ पिछले कई वर्षों से भारत का रहा है। वर्ष 2023 में मालदीव्स जाने के मामले में भारतीय सबसे आगे थे। पिछले साल 2,09,198 भारतीय टूरिस्ट मालदीव्स गए थे। यानी पिछले वर्ष हर दिन भारत से 573 सैलानी मालदीव्स पहुंचे थे। वर्ष 2023 में मालदीव जाने वाले सैलानियों के मामले में दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन के नागरिक थे। वर्ष 2023 में मालदीव जाने वाले सैलानियों में 11.1% सैलानी भारतीय थे। हालांकि वर्ष 2022 में मालदीव्स आने वाले सैलानियों में भारतीय सैलानियों का हिस्सा 14.4% और वर्ष 2021 में भारतीय सैलानियों का हिस्सा 23% था। मतलब यह है कि मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री को चलाए रखने के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण देश है। बावजूद इसके मालदीव्स के 3 मंत्रियों ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप की तस्वीरों को लेकर मजाक उड़ाया। हालांकि जल्द ही मालदीव्स की सरकार को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो गया। मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों जिन्होंने एक्स पोस्ट पर भारत विरोधी टिप्पणियां की थी
उन्हें निलंबित कर दिया है। इसमें मरियम शियोना, मलाशा शरीफ और महजूम माजिद शामिल हैं। मालदीव सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो भारत का वैश्विक कद जानता है। यही नहीं, वो ये भी जानता है कि वो भारत पर किस तरह से निर्भर करता है। इसकी एक वजह #बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड होना भी है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। मालदीव्स के टूरिज्म बिजनेस के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यही वजह है कि मालदीव सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को उनकी टिप्पणियों के लिए निलंबित कर दिया है। मालदीव्स के राष्ट्रपति उन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है जो शुरू हुआ था उनके इलेक्शन से पहले, और उनके अनुसार कि जितना वो एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे शायद उतना ही उनकी पॉपुलैरिटी मालदीव्स में बढ़ेगी। पर वक्त बताएगा कि क्या उनका ये अनुमान ठीक था या वो मालदीव्स को एक ऐसे मोड़ पे ले जा रहे हैं जिसमें मालदीव्स का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नुकसान बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक सोसाइटी में वो डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं। मालदीव्स के ज़्यादा लोग जो हैं वो इस दिशा में जाने के रुख में नहीं हैं। वो रियलाइज़ करते हैं कि भारत जो है उनका हमेशा हितैषी रहा है, उनका हमेशा दोस्त रहा है, उनका हमेशा सहायता देने वाला मुल्क रहा है, सबसे बड़ी सहायता देने वाला मुल्क रहा है। सो मालदीव्स के लोग जो हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स में नाखुश हैं, और यही बात है जो उनके अपोजिशन के लीडर्स जो हैं बार बार दोहरा रहे हैं। केवल 5 लाख की आबादी का देश मालदीव्स आज अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री के भरोसे अपने पड़ोसी और पारंपरिक दोस्त भारत को ही आंखें दिखा रहा है। लेकिन मालदीव्स ये भूल गया है कि जिस टूरिज्म इंडस्ट्री के दम पर यह पूरा देश खड़ा है, उसे विकसित करने में भी भारत ने ही अहम रोल निभाया है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वर्ष 1982 तक मालदीव्स के पास अपना खुद का रिजर्व बैंक तक नहीं था। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, उस तरह से मालदीव्स के पास कुछ नहीं था। लेकिन भारत ने मालदीव्स की मदद करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई वर्षों तक मालदीव्स के रिजर्व बैंक की भूमिका निभाई। 1982 तक मालदीव्स के विदेशी व्यापार का सारा भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही करता था। 1980 के दशक में जब मालदीव्स में टूरिज्म इंडस्ट्री आगे बढ़ी और वहां रिजॉर्ट्स बनने लगे, तब एसबीआई ने ही इन प्रोजेक्ट्स को लोन मुहैया करवाया था। वर्ष 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान मालदीव्स में पश्चिमी देशों के सैलानी आना कम हो गए थे। उस दौर में मालदीव्स में विदेशी मुद्रा कोष लगभग खत्म होने के कगार पर आ गया था। यह देश दिवालिया होने वाला था। उस वक्त आईएमएफ ने भी मालदीव्स को नया लोन देने से साफ इंकार कर दिया था। ऐसे वक्त में भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाया। तब एसबीआई ने मालदीव्स को $100 मिलियन उधार दिए थे। आज भी मालदीव्स पर जितना कर्ज है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। मालदीव्स को वर्ष 1965 में आजादी मिली थी। उसके बाद से मालदीव्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने ही निभाई है। अभी भी मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स को भारतीय सेना ही ट्रेनिंग देती है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय सेना ने मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के 1500 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है। मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स को भारतीय सेना ने ही कई तरह के सैन्य साजो सामान भी दिए हैं। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, एम्बुलेंस, समुद्री सुरक्षा से जुड़े साजो सामान, ये सब शामिल हैं। भारत ने ही मालदीव्स में 10 कोस्टल रेडार सिस्टम लगाए हैं, जो मालदीव्स की सुरक्षा का अहम हिस्सा है। मालदीव्स में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो भारत ही मदद करता है। वर्ष 2004 में आई सुनामी के वक्त भी भारत ने ही मालदीव्स की मदद की थी। जनवरी 2020 में मालदीव्स में चेचक की बीमारी फैल गई थी। उस वक्त भारत ने दवाइयों के 30,000 डोज भेजे थे। 2014 में मालदीव्स में पेयजल संकट आ गया था, तब भारत ने ही उसकी मदद की थी। कोरोना महामारी के वक्त भी भारत ने मालदीव्स को 11,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी थी और 580 टन फूड पैकेट, 6 टन मेडिकल सप्लाई दी थी। जनवरी 2021 में भारत ने 3 लाख वैक्सीन डोज भेजी थी।
भारत ने सबसे पहले मालदीव्स को ही वैक्सीन दी थी। भारत ने कोरोना वैक्सीन फाइनल होने के 96 घंटे के अंदर ही दवाइयों की पहली खेप भेज दी थी। मालदीव्स के कई अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, एयरपोर्ट समेत कई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर्स भारत की ही देन है। How do you see the developments which we have seen in the last 24 hours? The comments by sitting Maldivian ministers who are now former, and of course, the reaction by the Maldivian government. Thank you. Actually, it's a very sad incident. I think it's something that should have never happened. And I'm glad that Maldives government took the initiative of suspending them. This is another episode where we should be always careful not to offend our neighbors and also our friendly relations. And especially their comments were very racist and also very much derogatory remarks on Prime Minister Modi. It is not acceptable. And I think that there's a very sad reaction from those from the public of India as well. So because of all that, I would conclude that this is something that it should have never happened, and also that this is something that should not be repeated. How do you see India-Maldives relationship? If you can talk about it, given that you were the vice president of Maldives and have been engaging with the Indian government a lot. Yes, what I see is that Maldives and India, we have so much history, and we have been always together. And during our time, it was actually during President Yamin's time where this second helicopter agreement was signed. So these are things that didn't happen suddenly, but these are diplomatic relations. There were military relations. There was investment relations. So all this were very good until 2018 when President Yamin decided, when he lost the election, to start a India Out campaign. And that party continued it, and which is now inherited by Dr. Muiz. And still there are some elements in the party that is against the relationship between Maldives and India. But I would say between the people of Maldives and people of India, I think the relationship is warm. It's just a very few people, and also some extreme elements in the party. Other than that, what I see is that people to people, as well as government to government, Maldives and India should be always have to have a friendly relationship, because we are too close, and we depend on each other. So we cannot go distance ourselves. लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भारत को मालदीव से कुछ नहीं मिला। Z News.